साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर संजीव जुनेजा, मैं ये कहूँ कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, ये घर घर के सदस्य हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिन की शुरुआत उस ब्रांड के साथ होती है जो उनके पूरे दिन को चलाता है। और कहते हैं कि दिलों में राज करना और किसी के बीच सदस्य की तरह मौजूद रहना, ये बहुत कम लोगों में होता है। डॉक्टर संजीव जुनेजा उन्हीं लोगों में है जिनके लिए कहा जाता है कि ये जिस चीज को छू ले उसी को सोना बना देते हैं। सर, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूंगी। और ब्रांड मशीन कहा जाता है, ब्रांड मशीन, आप अंदाजा लगाइए। बहुत सारे लोग, खुद जब मैं आ रही थी यहाँ पर डॉक्टर संजीव जुनेजा से मिलने के लिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। क्योंकि एक तरीके से कहें कि बहुत सारे लोग कामयाबी के सफर को तय करते हैं, लेकिन उस कामयाबी के सफर को किस तरह से लोगों के बीच मौजूद रहते हुए पूरा किया जाता है, आज वो तमाम बातों को हम डॉक्टर संजीव जुनेजा से समझेंगे। तो सर, इस सेशन की शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आपके नाम से आपको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि क्या कभी आपकी मुलाकात हुई है ब्रांड मशीन से? तो ये ब्रांड मशीन का जो राज है, जरा मैं वो आज समझना चाहूंगी कि क्या है इसके पीछे बात। थैंक यू फॉर द काइंड प्रेज श्वेता जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि आपकी अचीवमेंट्स या आपके अटेनमेंट्स के चलते या अपनी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग के चलते आपको कोई सिंबल दिया जाता है, आपको कोई उपनाम दिए जाते हैं, कोई संज्ञा दी जाती है। और जहाँ तक मेरी अचीवमेंट्स की बात है, तो हमने हेयर केयर में केश किंग एक ब्रांड 2010 में लॉन्च किया था। वो काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है और अपनी कैटेगरी का लीडर रहा। एंड आफ्टर केश किंग हमने पेन केयर सेगमेंट में डॉक्टर ऑर्थो, लेग्जेटिव कैटेगरी में पेट सफा, और इसी तरह से हमने सच्ची सहेली, आई मंत्रा, इचकू, रूप मंत्रा, एक्यूमास, दंत मनी, कफ राहत, ऐसे कई ब्रांड्स दिए। तो मुझे लगता है कि हमारे ट्रेड पार्टनर्स ने, हमारे मीडिया एसोसिएट्स ने आउट ऑफ लव जो ये हमें सिंबल दिया है, उसको मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से इससे न्याय कर पाऊँ। जब लोगों का प्यार मिलता है तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है, वो एक चैलेंज भी हो जाता है कि अब तो और उम्मीदें पूरी करने का जिम्मा मिल गया है हमें। हाँ जी, बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी जिम्मेवारी से न्याय कर पाऊँ। अच्छा सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की, जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो दोनों को मिला करके आगे बढ़ना, लोगों के ट्रस्ट को अचीव करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। मैं इसी में आपसे समझना चाहती हूँ, अगर हम मॉडर्न आयुर्वेद एफएमसीजी की बात करें, हम बात करें अगर कॉस्मेटिक एफएमसीजी की, तो दोनों में आप किस तरह का डिफरेंस देखते हैं? यहाँ पहले मैं बात करता हूँ कॉस्मेटिक एफएमसीजी। पहले हम ये जाने कि कॉस्मेटिक एफएमसीजी है क्या। कॉस्मेटिक एफएमसीजी में जनरली स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप से रिलेटेड या सौंदर्य से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स आते हैं। कॉस्मेटिक का जो पूरा जोर है वो एक्सपीरियंस पे होता है। कॉस्मेटिक में आपको कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने से पहले लगेगा कि इसका बड़ा अच्छा पैकिंग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका एरोमा होगा, ये प्रोडक्ट फैंसी होगा, अपलिफ्ट होगा, अपग्रेड होगा। तो ये एक परसेप्शन है आपका, जब इसका बिफोर बाइंग एंड सेलिंग, ये एक परसेप्शन है कॉस्मेटिक एफएमसीजी का। और इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें आयुर्वेदा एफएमसीजी, आयुर्वेदा एफएमसीजी का पूरा जोर जो है वो हेल्थ पे होता है कि वही प्रोडक्ट, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट अगर आप कॉस्मेटिक एफएमसीजी में ले रहे हैं तो बात कर रहा है कि ये कैसा एक्सपीरियंस देगा आपको। पर जब हम आयुर्वेदा एफएमसीजी की बात करते हैं तो क्लेम करता है कि ये क्या बेनिफिट देगा आपको। तो यहां पर बात करते हो मुझे एक बात ध्यान भी आ रही है कि आज तो हम 2023 में बैठे हैं। 2010 में जब मैंने एक गैप देखा तो ये कॉस्मेटिक हेयर केयर में ही गैप था 2010 में। तब जितने फैंसी ब्रांड थे, चाहे लैक्मे, गार्नियर, वीएलसीसी, ये जितने भी हमारे ऐसे ब्रांड थे हेयर केयर से रिलेटेड जो और अदर ब्रांड्स थे, तो सबका जो कम्युनिकेशन था, सबका जो संवाद था अपने उपभोक्ता से, वो संवाद था कि इससे आपके बाल रहेंगे सुलझे, इससे आपके बाल
जो है वो ग्लिटर करेंगे, ये आपकी स्टाइलिंग के लिए अच्छा है, तब वहां पर कोई हेल्थ की बात नहीं कर रहा था। तो वहां पर जब हमने हेल्थ की बात की कि हेयर केयर जो है वो उसमें आपके हेयर को कैसे बेनिफिट करेगा, आपके बालों के स्वास्थ्य को कैसे बेनिफिट करेगा, तो वहां कॉस्मेटिक और एफएमसीजी का एक ट्रू गैप आप वहां से रिलेट कर सकती हैं। और ये इतना बड़ा गैप था कि ओवर द नाइट आते ही जल्दी से ये कंज्यूमर प्रोडक्ट को तरफ अट्रैक्ट हुए, प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे थे, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड था, तो प्रोडक्ट को लोग अडॉप्ट करते गए। पर यहां से रिलेट किया जा सकता है कि कॉस्मेटिक और एफएमसीजी आयुर्वेदा में जब आप हेल्थ की बात करते हैं, और आज कितने रिसर्च पेपर आए हैं जो बताते हैं कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, और कैसे जो आयुर्वेदा है वो आपके लिए फायदेमंद है, कैसे आयुर्वेदा को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और आयुर्वेदा एक बढ़ता बाजार है। आयुर्वेदा पहले वाला आयुर्वेदा नहीं रहा। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो आयुर्वेदा का मतलब ये था कि ये कोई बहुत अच्छा पैक नहीं होगा, प्रोडक्ट कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होगा, लेबल इसके टेढ़े मेढ़े लगे होंगे। पर पिछले काफी समय से आयुर्वेदा ने काफी ग्रूम किया है। हमारे आने के बाद 20 ऐसे एंटरप्रेन्योर आए हैं जिन्होंने आयुर्वेदा एफएमसीजी को अपस्केल किया है, अपलिफ्ट किया है, और ये अपकमिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत आगे जाने वाली है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने ना लोगों की समस्या को रूट से पकड़ा और वहां से खत्म करने की बात की। और चूंकि हम आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो बात सही है कि लोगों के मन में बड़ा ये आता है कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी, कैसे हम पूरा करेंगे। लेकिन आपने उस चैलेंज को पूरा किया। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी सर कि किसी भी नए प्रोडक्ट को वोकल फॉर लोकल की कितनी जरूरत है। वोकल फॉर लोकल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया हुआ एक बड़ा इनिशिएटिव है। अगर मैं ठीक तरह से याद कर पा रहा हूं तो मई 2020 में प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, ये मुहिम चलाई थी। वोकल फॉर लोकल का जो बड़ा मोटिव था वो ये था कि कैसे जो छोटा उद्यमी है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं और जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए। वोकल फॉर लोकल का मतलब यह है कि जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए आप वोकल हो जाएं, उसके लिए आप बात करें, उसके लिए आप चर्चा करें, उसे आप गर्व से स्वीकार करें। और यहां मैं एक बात आपको मैं ये भी शेयर करना चाहता हूं कि हम 2006, 7, 8 से अपने प्रोडक्ट के कम्युनिकेशंस के लिए एडवर्टाइजिंग के मीडियम्स का यूज कर रहे हैं। बट पहली बार था कि वोकल फॉर लोकल के लिए जब मेरी तस्वीर भी अखबार में आई थी, जब हमने उस इनिशिएटिव में हमारा बड़ा कैंपेन था स्वदेशी अपनाए राष्ट्रीय तरक्की में भागीदार बने, और उसमें हमारे प्रोडक्ट के नाम बहुत छोटे थे और उसमें बड़े गर्व से हमने अपना चेहरा लगाया था और अपील की थी, और उसमें करोड़ों रुपया हमने खर्च किया था वोकल फॉर लोकल के इनिशिएटिव में। और क्योंकि इससे आप बेनिफिटेड होते हैं, आपके साथ जुड़े हजारों लोग बेनिफिटेड होते हैं। और वोकल फॉर लोकल का चलिए मतलब तो हमने समझ लिया, बट वोकल फॉर लोकल हमें फायदा किस तरह से देता है हमें यह समझना भी जरूरी है। देखिए, जब हम लोकल प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जब हम लोकल प्रोडक्ट्स को स्वीकार करते हैं, तो आपका जो स्थानीय स्तर का उद्यमी है सिर्फ वो तरक्की नहीं करता, उससे जुड़े हुए और कई छोटे छोटे बिजनेस हैं जो तरक्की करते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। आपको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, हजारों तरह के रोजगार तैयार होते हैं। और वोकल फॉर लोकल आपको एक शक्ति देता है, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे देखिए आज जितने भी ग्लोबल ब्रांड हैं कभी ना कभी तो लोकल थे। तो लोकल से प्रोडक्ट से ब्रांड का जर्नी, और लोकल ब्रांड से नेशनल ब्रांड का जर्नी, और नेशनल ब्रांड से इंटरनेशनल ब्रांड का जर्नी, ये स्टेप्स हैं। और मैं बड़ी तारीफ करना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने वोकल फॉर लोकल को इतना बड़ा नारा दिया और इतनी गहराई से इसे स्वीकार किया गया और पूरी इंडस्ट्री को इससे फायदा हुआ। देखिए, अगर हम बात करें आज इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, वहां पर हमें टैक्स कलेक्शन तो पूरा होता है बट रोजगार नहीं पैदा होते, एक इकोसिस्टम तैयार नहीं होता। तो वोकल फॉर लोकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये
नए उद्यमी नए भारत का निर्माण करेंगे। सर आपसे जब मैं बात कर रही हूँ तो बार बार मेरी नजर पीछे जा रही है। आपके वो बड़े ब्रांड्स जिसमें डॉक्टर ऑर्थो है, इसमें पेट सफा है, सच्ची सहेली है, ये कहूँ कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर घर में ये प्रोडक्ट सबके घर में जरूर मौजूद होंगे। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हाथ उठा के जरा बताइए, घरों में मौजूद है ना। सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही शुरुआत किससे होती है? इन्हीं प्रोडक्ट से होती है। सर इसी तो मैं कह रही हूँ आपसे कि घर घर में इस वक्त आप सदस्य हैं, लोगों के सदस्य हैं आप, और वो कहते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको दिल से थैंक्स भी कहते होंगे। लेकिन ये जो सफर है सर, ये इतना आसान भी नहीं रहा होगा। मैं समझना चाहती हूँ इसी बात को कि जब आपने ये सफर शुरू किया, जैसा कहा जाता है आपके लिए कि 2,000 रुपए आपकी जेब में हुआ करते थे, मतलब बहुत ज्यादा पीछे बैकअप ऐसा नहीं था, तो सर यहाँ तक का जो सफर था ये कैसे आपने पूरा किया है? हाँ जी, ये सच है कि इस जर्नी की शुरुआत, देखिए, बूंद बूंद से सागर का निर्माण होता है। इस जर्नी की शुरुआत सिर्फ 2,000 रुपए से ही हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अगस्त 99 में मैंने एक 2,000 रुपए की पूंजी से इस कार्य की शुरुआत की। देखिए, वैसे तो एक बड़ी लंबी दास्तान है, पर इतना वक्त मुझे नहीं लगता कि ये पूरी कहानी का वक्त होगा, तो मैं बड़े कम शब्दों में, नटशेल में अगर बात करूं तो अगस्त 99 से 2008 ये एक बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो उसी वक्त ने मुझे सबसे ज्यादा ग्रूम किया। आपको पता नहीं होता कि जब आप प्री डेस्टिन्ड हैं तो आपको हालात उन रास्तों पे खुद ब खुद ले जाते हैं जो रास्ते आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। उस टाइम पर हमें ये ऐसा महसूस नहीं होता, बट जब आप पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जिंदगी में क्या खोया क्या पाया। जब आप ये लिस्ट बनाते हैं तो आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ तब सीखा जब सीख नहीं रहे थे। क्योंकि 99 से 2008 तक मैं खुद रिटेल टू रिटेल गया, मैं खुद दुकानों पे गया, मैंने कई इश्तिहार पढ़े, कई इश्तिहार लगाए, लोगों से बातचीत की। तो कंज्यूमर पुल तो हमें मालूम था क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे। कंज्यूमर पुल हमें बखूबी पता था, बट ट्रेड पुश क्या होता है ये ट्रेड ने सिखाया। आप कितनी चीजें हैं जो बाजार आपको सिखाता है, आप सीखने की ललक रखें तो खुद सीखते जाएंगे। तो 2008 में जब हमें थोड़ा पहचाना जाने लगा, 2010 में पहले 2 शहरों में जाना जाता था, फिर 4 शहरों में जाना जाता था, फिर एक राज्य से 4 राज्य में जाना जाने लगा। तो खूबसूरत जर्नी रही। और 2015 तक तो हमारा एक ब्रांड केश किंग इतना बड़ा हो गया कि जिसके बारे में आप सभी वाकिफ हैं। तब एक कॉल थी कि क्या किया जाए, बट मुझे लगता है कि राइट एंटरप्रेन्योर वो होता है जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेता है। और राइट डिसीजन हमेशा इमोशनल होकर नहीं लिए जाते, राइट डिसीजन हमेशा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं कि इस ब्रांड के लिए क्या अच्छा है। तो उस ब्रांड के लिए वहां पर जब वो अच्छा था वो डिसीजन लिया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए मेरा नैक क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे करना क्या आता है। जब आप अपनी नैक और अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं तो मैजिक होता है। तो खूबसूरत सफर रहा और अभी चल रहा है और अभी ये बहुत आगे तक जाने वाला है। तो सर बहुत आगे जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी आप हैं, आपसे बहुत सारे लोग प्रेरणा भी लेते हैं। लेकिन इस बीच चूंकि आपने इमोशन का जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो इमोशंस में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इमोशंस की तो हमारे सामने सबसे पहले हमारा परिवार आता है। और कहते हैं कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो सफलता तो मिलती है लेकिन परिवार पीछे छूट जाता है। आपने वो बैलेंस कैसे? हाँ जी श्वेता जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। और अक्सर ये होता है कि जब आप प्रोफेशनल जर्नी में सक्सेस करते हैं तो पर्सनल आपका जो जर्नी है उससे आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, कहीं ना कहीं समझौता कर जाते हैं। पर यहां मैं कहना चाहता हूं कि कई बार क्या है, रादर मैं एम्फेटिकली ये बात कहना चाहता हूं पूरा जोर देके कि खुद की गलतियों से सीखने की बजाय अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो जिंदगी खूबसूरत लगेगी। जीवन में जब आप कुछ खो देते हैं तो खोने के बाद आपको उसकी कदर होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने एक छोटी उम्र में एक बड़ा रिश्ता खोया तो मुझे रिश्तों की एक ऐसी कदर महसूस हुई, मुझे लगा कि जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है। और सच में हमें एक्चुअली, अगर मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं तो हम खुद से बात कहां करते हैं। अगर हम खुद से बात करें, ये वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो बिजनेस कर क्यों रहा हूं। सिर्फ एक ही गोल तो नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल ग्रो करना, और ये सिर्फ एक गोल आपको एजाइल नहीं रख सकता। तो मुझे लगता है जब आप पूरी ईमानदारी से खुद से बात करें और जब आपको लगे कि मैं ये जो काम कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन क्या है, तो कहीं ना कहीं आपके दो रीजन बड़े होंगे। पहला रीजन होगा कि मेरा एंड गोल जो है हैप्पीनेस है, और जिसका एंड गोल हैप्पीनेस नहीं है, मैं चाहता हूं कि पहला गोल तो हैप्पीनेस रखें, क्योंकि आप अगर हैप्पी रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो काम करते रहेंगे। देखिए, दूसरे बड़े रीजन है, आप देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहते हैं, आप रोजगार पैदा करना चाहते हैं, आप अपने लिए एक एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, पर आप अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को भी बिल्कुल पूरा रखें। और हैप्पीनेस इंडेक्स को पूरा करने के लिए देखिए, मुस्कुराहट चेहरे पे तभी आती है जिन लोगों से जब आप जुड़े हो और उन चेहरों पे मुस्कुराहट आए तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और अक्सर ये मुस्कुराहट आप अपने परिवार में ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने हर रिश्ते से न्याय करना चाहिए, और जिस तरह से हम वेल्थ पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं कि एक सर्टेन परसेंट आपका इक्विटी में है, एक सर्टेन परसेंट आपका डेट में है, सर्टेन परसेंट आपका रियल एस्टेट में है, सर्टेन परसेंट आपका गोल्ड में है, या सर्टेन परसेंट आपका अदर जो है आप वहां एलोकेट करते हैं, उसी तरह आप अपने टाइम पोर्टफोलियो को डिजाइन करें। टाइम पोर्टफोलियो में कि एक सर्टेन परसेंट मेरा मेरे बिजनेस के लिए है, एक सर्टेन परसेंट मेरा मेरी फैमिली के लिए है, और एक सर्टेन परसेंट जो है मेरा मी टाइम है, ये मेरे लिए है। इसमें मुझे खुद को पैम्पर करना है, मुझे खुद को खुश रखना है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से सारी चीजों का ध्यान रखता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर ने अगर आपको ऐसे सर्कमस्टांस दिए हैं कि आपको ज्यादा समझौता नहीं करना पड़ रहा, तो ये एक बड़ा बेहतर रास्ता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। जब याद कीजिए, जब आपने अपना करियर शुरू किया था तो आपका गोल क्या था, ना जाने रास्तों से गुजरते हुए कितने पहले आप अपना गोल अचीव कर चुके हैं, तो फिर आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, फिर आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। गोल पोस्ट मत चेंज करें, जिंदगी बड़ी सरल, सहज और सुंदर है। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि खुद से ईमानदारी रखते हैं, और शायद अगर हर इंसान खुद के लिए ईमानदार हो जाए तो उसके आगे जो भी डिफिकल्टीज है वो खत्म हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको सुन रहे हैं सर, मैं यही जो युवा हैं इनकी तरफ से ही मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि आज का वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे आप कोई भी काम करिए चैलेंज होता है, लेकिन चूंकि जैसे जैसे समय बदलता है नई नई चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, वो अगर शुरू करना चाहें अपना बिजनेस या ब्रांड, तो उनके लिए क्या मैसेज? देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत करें। आप हमेशा अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करें। हर एक के सर्कमस्टांस अलग हैं, हर एक की स्थितियां अलग है, हर एक की नैक अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, हर एक की ताकत अलग है। तो जो शख्स अपनी नैक और अपनी स्ट्रेंथ और अपने फोटे पर जाता है, वो शख्स ज्यादा कामयाब होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग मुझे और मेरी जर्नी से इत्तेफाक रखते हैं और उन्हें लगता है कि मैं ये बताऊं कि अगर आपने एफएमसीजी इंडस्ट्री में आना है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, या इन जनरल आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको आयुर्वेदा इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले आप अपना कैटेगरी चूज करें। जैसे अगर हम एफएमसीजी की बात करते हैं, पहले कैटेगरी चूज करें। लेट्स से हमने स्किन केयर चूज किया कि मुझे स्किन केयर में आना है। कैटेगरी चूज करने के पहले कैटेगरी का पोटेंशियल देखें, कैटेगरी देखें आज क्लटर्ड तो नहीं है, कैटेगरी में आपका एंट्री पॉइंट क्या है, और आप उसमें अपना हीरो ब्रांड ढूंढें। अब स्किन केयर तो एक इतना डीप कैटेगरी है जहां पर आप 200 प्रोडक्ट्स के साथ एंटर कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका जो डिप्लीट हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन, आपका संवाद डिप्लीट हो जाएगा। तो अपने हीरो ब्रांड से एंट्री करें। हीरो ब्रांड से एंट्री करने से पहले आप अपने कंपटीशन को पूरी तरह से स्टडी करें कि आपका मौका क्या है। आप ऐसी स्लाइड्स देखें कि किस एमआरपी पे जाना चाहिए आपको, और जिस हीरो ब्रांड में आप जा रहे हैं उसका शेल लाइफ क्या है, मार्केट में उसकी जरूरत कितनी है, आपकी यूएसपी क्यों होगी, क्या होगी। अगर आप खुद कंज्यूमर हैं तो आप अपना प्रोडक्ट क्यों लेंगे। और हीरो प्रोडक्ट चूज करने के बाद बड़ा काम है कि आप उसका नाम चूज करें।
आप ऐसा टंग ट्विस्टर नाम ना रख लें, बिकॉज मान लीजिए अगर आपको निश कैटेगरी में जाना है तो आपका अलग नाम होगा, अगर रूरल कैटेगरी में जाना है तो अलग नाम होगा, और अगर आपको बिल्कुल एक आम भारत जनमानस के लिए चीज लानी है तो उसका नाम एक ऐसा होगा जो निश में भी एक्सेप्टेड हो और दूसरी जगह भी एक्सेप्टेड हो। यूनिसेक्स में आना चाहते हैं या सिर्फ आप फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड्स बनाना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा सोचने का विषय है। और वहां से जो भी नाम आपने रखा, मैं दोबारा बात कह रहा हूं कि वो टंग ट्विस्टर नहीं होना चाहिए, वो नाम एक सेल्फ एक्सप्लेनरी होना चाहिए, वो नाम याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो ट्रेडमार्क आपका सिक्योर होना चाहिए। ये नहीं कि मेहनत करके आप कहीं पहुंचे और कल जब वो आपका बीज से वृक्ष बना तो उसका फल कोई और खा रहा है। और मैं ये बात कंप्लीट कर लूं कि हीरो ब्रांड से एंट्री करने के बाद, ट्रेडमार्क सिक्योर करने के बाद, सबसे जरूरी चीज है पायलट रन। कोई भी प्रोडक्ट जो आपने बनाना है पहले एक छोटे साइज पे बनाए, क्योंकि अगर आप बड़ा साइज बनाएंगे, देखिए पहले तो गलतियां होना बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक है, और गलतियों का हो जाना खूबसूरती है, क्योंकि अगर पहले नहीं होंगी तो बाद में होंगी। बेहतर है पहले हो जाए, और पहले होंगी तो नुकसान कम देंगी, आप सीख भी जाएंगे। तो गलतियों को होने दें, उसको खुले दिल से स्वीकार करें, छोटा पायलट रन करें, छोटे एरिया से शुरू करें, छोटे शहरों से शुरू करें, कंज्यूमर रिव्यूज पे वॉच रखें, कंज्यूमर को समझें, ट्रेड को पुश दें, डिस्ट्रीब्यूशंस को सपोर्ट दें, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मैं इस लायक हो गया हूं कि अब इसे 4 शहरों से मैं 40 शहरों में लेके जा सकता हूं और 40 शहरों से 40 देशों में लेके जा सकता हूं, तो एक एक कदम करके आगे बढ़ाएं। एक चीज जोर देके कहना चाहूंगा कि पहले से बनाए रास्ते पर नहीं, रास्तों के दरमियान रास्तों को तलाशने से मंजिल मिलेगी। बहुत शानदार, तालियां तालियां होनी चाहिए इस पर, तो क्योंकि इन बातों के बहुत मायने हैं, और अगर मुझे लगता है हर कोई इन मायनों को समझ ले सर, तो उसकी जिंदगी में आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। सर आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी बातें आपने बताई ब्रांड सफलता को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वो पा ही लेते हैं मंजिल आसमानों की, वो पा ही लेते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की। आपको पता नहीं होता कि जब आप प्री डेस्टिन्ड हैं तो आपको हालात उन रास्तों पे खुद ब खुद ले जाते हैं जो रास्ते आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। किसी की तरह बनने की कोशिश मत करें, आप हमेशा अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करें। हर एक के सर्कमस्टांस अलग है, हर एक की स्थितियां अलग है, हर एक नैक अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, हर एक की ताकत अलग है। तो जो शख्स अपनी नैक और अपनी स्ट्रेंथ और अपने फोटे पर जाता है वो शख्स ज्यादा कामयाब होता है। जिन लोगों से जब आप जुड़े हो और उन चेहरों पे मुस्कुराहट आए तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और अक्सर ये मुस्कुराहट आप अपने परिवार में ढूंढते हो। तो मुझे लगता है कि आपको अपने हर रिश्ते से न्याय करना चाहिए। ईश्वर ने अगर आपको ऐसे सर्कमस्टांस दिए हैं कि आपको ज्यादा समझौता नहीं करना पड़ रहा, तो ये एक बड़ा बेहतर रास्ता है